लेकिन अपनों की दास्तां अभी भी बरकरार है। पहले हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हुआ करते थे, आज अपनों के ग़ुलामी के जंजीर में अभी भी बंधे हुए हैं। पहले हम दूसरों के पराधीन थे, दूसरों के ग़ुलामी के जंजीर में जकड़े हुए थे, अंग्रेज़ों की दास्तां से बंधे हुए थे, अंग्रेज़ों के जुल्म से हम लोग परे हुए थे, अंग्रेज़ों को सितम से हम लोग झुके हुए थे। हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, अंग्रेज़ी दास्तां था, अंग्रेज़ों का दास्तां था और विश्व में लगभग ये फैला हुआ था। 1600 ईस्वी के बाद से लेकर के लगभग 19वीं शताब्दी के मध्यार्थ तक। तो भारत 1947 में जब आज़ाद हुई तो 15 अगस्त के दिन हम लोग जब पूर्ण रूप से आज़ाद हुए तो हमें चाहिए था, हम लोगों को चाहिए था, जो हमारे पूर्वज थे, हमारे अग्रज थे, जो देश का जो स्वरूप हो वो भेदभाव मुक्त हो, किसी प्रकार की भेदभाव की भावना न हो। तो इस दृष्टिकोण से आज के समय में जो मुझे महसूस हो रहा है, हम अंग्रेज़ों की दास्तां से मुक्त हो चुके हैं, किंतु अपनों की दास्तां अभी भी हमें घेरे हुए है। हम भारतवासियों को अभी भी किसी न किसी रूप में, मतलब किसी व्यक्ति के, किसी ताकतवर संगठन के या ताकतवर व्यक्ति के या ताकतवर जो भी हमारे सांप्रदायिक या जाति के या अन्य किसी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके दास्तां से अभी भी हम लोग ग्रसित हैं। तो इस दास्तां से मुक्ति के लिए आज के दिन हम लोगों को शपथ लेना चाहिए। ये इस तरह के व्यक्तियों का, संगठन का और पार्टी का हम लोग इसका वास्तविक औकात दिखाएं, जो ये हमें आज भी आज़ादी का वास्तविक रस हमें मिलने से वंचित रखते हैं। तो क्या करना चाहिए, ये विषय है मुख्य रूप से। तो इसमें मुख्य विषय है जो हमें निम्न बिंदुओं पर बातचीत करनी चाहिए और हमें इस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए जो हमें करना है भविष्य के लिए। तो सर्वप्रथम है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को, हमारा देश लोकतांत्रिक है, तो किसी भी राजनीतिक पार्टी को दोबारा सत्ता प्रदान करने की कोशिश हमें नहीं देना चाहिए। किसी भी राजनीतिक पार्टी को दोबारा मौका नहीं मिलने देना चाहिए, क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति को बार बार किसी चीज़ का अवसर मिलता है तो समझते हैं ये बापोती संपत्ति है, ये मेरा बाप का अधिकार है, ये मेरा ज़मीर है, मेरा ये बाप का संपत्ति बना हुआ है, ये उसकी मन में घमंड आता है। मैं तो बोलूँगा किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी को, किसी भी सत्ताधारी हो, विपक्ष हो, जो भी पार्टी है, उसको दोबारा मौका मिलना ही नहीं चाहिए। 5 वर्ष काफ़ी है, उसके बाद दूसरे पार्टी को मौका दीजिए, क्योंकि सभी पार्टी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं। बस वो हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करते हैं और हम लोगों से मत लेने के लिए प्रलोभन देते हैं बहुत सारे। तो उस प्रलोभन में नहीं फंसना चाहिए। एक बार मौका मिला 5 वर्षों के लिए, दूसरे बार किसी दूसरे पार्टी को मौका दीजिए, क्योंकि वो 5 वर्षों तक ही ना हमारे साथ इस तरह का रिश्ता निभा सकते हैं, 5 वर्ष के बाद नहीं। तो सर्वप्रथम हमें 5 वर्षों तक ऐसे पार्टी को मौका मिल देना चाहिए, दोबारा मौका उस तरह का किसी भी राजनीतिक पार्टी को दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। दूसरी बिंदु है जो हमें धर्म, जाति, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, आरक्षण और भाई भतीजा के बालों से हमेशा दूर रहना होगा। हमें धर्म के बात करने वाले हों या जाति की बात करने वाले हों, जो क्षेत्रवाद की बात करते हैं, जो परिवारवाद को अवसर देते हैं, जो आरक्षण को बढ़ावा देते हैं, इस तरह के समूह से, संगठन से, व्यक्तियों से दूर बना के रखना होगा। इनकी औकात दिखानी होगी, क्योंकि हम भारत के लोग हैं और हमें समानता का अधिकार है और समान भावना रखना चाहिए। ये छिटपुटिए पार्टी लोग और संगठन के लोग इस तरह के बातें बना करके लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं और अनपढ़ लोगों को तो इससे अंधविश्वास में फंसा के रखते हैं और अपना वोट बैंक
समझते हैं। तो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, क्षेत्रवाद के अधिकार पे, परिवारवाद के अनुसार, आरक्षण के अनुसार या फिर भाई भतीजावाद के अनुसार ये सारी चीज़ों का विरोध करना चाहिए हम लोगों को। तीसरी बिंदु की बात करें तो जनसंख्या नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है आज के संदर्भ में। सभी देशों में जनसंख्या का नियंत्रण लगभग हो रहा है, लेकिन भारत ऐसा देश है जो यहाँ जनसंख्या का नियंत्रण बहुत ही निम्न गति से हो रहा है या वृद्धि ही हो रहा है। तो इसे नियंत्रण करना चाहिए। जब तक हम इसको नियंत्रण नहीं रखेंगे और हमारे देश के सरकार इस चीज़ को नहीं समझेंगे, तब तक संसाधन बढ़ाते जाएं, लेकिन जनसंख्या बढ़ेगा तो हमारा नियंत्रण घटते जाएगा, रिसोर्सेस हमें कमते जाएगा और अवसर भी कमते जाएगा और हम भविष्य के लिए परेशान होते रहेंगे। जो कल के भारत के युवा युवतियाँ होंगे उनको इस चीज़ को दर्द झेलना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेस सीमित है और जनसंख्या बढ़ते रहेंगे। तो जनसंख्या को नियंत्रण रखने पर में विचार करना चाहिए सरकार को। तीसरी बात है, हमारी धरती, पृथ्वी, भूमि जो है वो बीमार पड़ चुका है। जो विदेशों में बहुत सारे जो कीटनाशक मेडिसिन आते हैं उसका बैंड लगा हुआ है, लेकिन हमारे देश में वो भी उपयोग होता है। तो भूमि को संरक्षण देना पड़ेगा हम लोगों को। भूमि के लिए हम लोगों को विचार करना पड़ेगा, जो दोहन नहीं हो, जंगलों का विनाश नहीं हो, जो कीटनाशक दवाएं हैं वो समुचित ढंग से उपयोग हो और उपयोगी हो। ये नहीं कि धरती को बीमार रख दे, और धरती बीमार होंगे तो हम धरती पे निवास करने वाले व्यक्ति भी बीमार होते रहेंगे और हो रहे हैं। तो धरती को, भूमि को संरक्षण मिलना चाहिए। औद्योगिकरण के नाम पे जंगलों का कटाई नहीं होना चाहिए और वायुमंडल का स्वच्छ रखना चाहिए। और इसके साथ वायुमंडल में जो प्रदूषण फैल रहा है इन बिंदुओं पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इन बिंदुओं पर सरकार कुछ कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का भी दायित्व है जो अनावश्यक रूप से ध्वनि पॉल्यूशन या जल पॉल्यूशन या और तरह का, जैसे पॉलीथीन का बैन लगा हुआ है, जो थीन पॉलीथीन होता है, तो सिंगल लेयर का पॉलीथीन होते हैं पतले, उस चीज़ को एकदम बिल्कुल ही बंद यहाँ होना चाहिए। लेकिन सरकार ने तो नीति बनाती है, लेकिन हम लोगों तक पहुँचते पहुँचते उसको देख रेख करने वाले कोई नहीं रहते। तो इस तरह से आपको वायुमंडल को स्वच्छ रखना होगा। जहाँ से वायुमंडल स्वच्छ रहेंगे वहाँ हम लोगों को जीवन, आपको स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर का वहाँ पे निर्माण हो सकता है। इसके बाद यदि बात करूँ तो शिक्षा में सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं जो किसी को शिक्षा में आरक्षण है, किसी को गांव के घर के विद्यालय में निम्न स्तर के दर्जे के विद्यालय में पढ़ना पड़ता है, किसी पैसे वाले को बहुत ऊंचे विद्यालय में पढ़ना पड़ता है। ये भेदभाव बंद होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर मिलना चाहिए शिक्षा में, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बड़े विद्यालय या छोटे विद्यालय, बड़े व्यक्ति के लिए छोटे विद्यालय और धर्म के आधार पर जो विद्यालय है, मदरसा हैं, ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। एक तरह की स्कूल का सिस्टम होना चाहिए और स्कूलिंग में, शिक्षा में सभी को समान अवसर मिलने वाली, समान सुविधाएं मिलने वाली जो स्कूल है या शिक्षा व्यवस्था है वो हो। इसमें किसी प्रकार का आरक्षण, किसी प्रकार का भेदभाव या किसी प्रकार का रहन सहन में अंतर या किसी प्रकार का शिक्षा में जो असमानता है वो चीज़ नहीं होना चाहिए। सबके लिए एक समान अवसर प्रदान करने वाली शिक्षा व्यवस्था हो। इसके बाद यदि बात करते हैं तो स्वास्थ्य सेवाओं पर में ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाएं अभी भी विकसित हो रहे हैं भारत में, फिर भी जनसंख्या के अनुसार उसके अनुरूप शिक्षा के जो स्वास्थ्य के जो संसाधन हैं उसमें विकास नहीं है। और विकास है भी तो जो डॉक्टर बन रहे हैं, वो चिकित्सक आ रहे हैं या इसके जो कर्मचारी आ रहे हैं वो आरक्षण के अनुसार कुछ तो बहुत लो क्वालिटी के रहते हैं और कुछ जो हैं सो जो उच्च क्वालिटी के हैं विदेश चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। तो इस चीज़ को भी रोकना होगा। हम लाखों रुपया खर्च करके पढ़ाते हैं यहाँ पे अपने देश के नागरिक को, बच्चों को, और वो यदि मेधावी है तो बाहर चले जाते हैं। उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। जो मेधावी बच्चे हैं, जो मेधावी
वैज्ञानिक हैं, जो मेधावी इंजीनियर हैं, उसे अपने देश में रोकने का प्रयास करना चाहिए। तो ये स्वास्थ्य पर में हमें ध्यान देना होगा। इसके बाद रोजगार बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोजगार के बिना देश की उन्नति कभी नहीं हो सकता। जब तक बेरोजगार यहाँ रहेंगे, वो बैठे बनिया वाली बात है, क्या करेंगे, कुछ न कुछ तो वो गलत काम ही करेंगे, गलत ही काम करेंगे। बैठे बैठे कुछ न कुछ संगति में आ कर के बुरे काम करेंगे, तो राजनीतिक संगठन में जाके गलत कृत्य करेंगे। तो इसलिए रोजगार होना चाहिए व्यक्ति को विकास के लिए। उसका स्वयं का रोजगार हो, जो सरकार के द्वारा प्रदत्त हो या फिर संगठन के द्वारा हो। और ख़ास करके मैं बात करना चाह रहा हूँ जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो मजदूरों को, कर्मचारियों को, शिक्षकों को जो शोषण होता है, वो बिल्कुल ही बंद करना चाहिए। क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपने कर्मचारी को सिर्फ मजदूर नहीं, गुलाम समझते हैं। कभी कभी सुनने को मिलता है, आप दरवाजे के बाहर कर देंगे, गेट के बाहर कर देंगे, कल से आप नहीं आइए। क्या औकात भाई, हम आपका काम करते हैं और इस तरह की जवाब मिलता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये बिल्कुल ही गलत है। उसको भी एक तरह से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के जो कर्मचारी हैं और उसके जो संचालक हैं, उसको सरकार को चाहिए जो इसको जो सरकारी सुविधाएं मिल रहा है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी को, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन स्कूल के शिक्षकों को और भी जो प्राइवेट में काम करने वाले हैं सभी को सरकारी दर्जा की सुविधाएं मिलनी चाहिए। नहीं तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बंद कर दे, अपने फ़ायदा कमाने के लिए नहीं है वो। इसके बाद यदि बात करते हैं तो औद्योगिक विकास होना चाहिए। उद्योग के विकास होगा तो लोगों के रोज़गार का विकास होगा, और लोगों का रोज़गार का विकास होगा तो लोगों में जो रहन सहन का स्तर उठेगा और देश विकसित होते जाएंगे। गरीबी का उन्मूलन होना चाहिए। गरीबी देश का एक कोढ़ की तरह बीमारी है। इतने वर्षों के लगभग आज़ादी के 79 वर्ष बीत चुके हैं। हम लोग 80वां गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। तो 79 वर्षों बीतने के बाद भी आज भी गरीब गरीब की तरह ही है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। ये भेदभाव को कम करना होगा। अमीरी और गरीबी का जो बीच का दूरी है, बीच का जो गैप है, इसको निम्न करना होगा। गरीब को उत्थान करना पड़ेगा और अमीरों को चांस उसको कम मिले। जो पूंजीपति बनते जा रहे हैं उस पर में आप टैक्स लगाइए, उनको 50% 60% लगा दीजिए, क्या ज़रूरत है। लेकिन उस पैसे को गरीबों में उसको मौका दीजिए जो उसका लेवल उठे। गरीब और अमीर का जो बीच की दूरियां हैं, खाई है, वो कम हो तो समान अवसर मिलेगा और लोगों की सम्मान बढ़ेंगे। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो जो नारी सशक्तिकरण की बात है, जब तक देश की 50% जनसंख्या नारी का लगभग है तो नारी का सशक्तिकरण होना चाहिए, नारी का शिक्षाकरण होना चाहिए। नारी को जागरूक करना होगा, नागरिक को सशक्त करना होगा, नारी को मौका देना पड़ेगा। और जितने नारी, महिलाएं, स्त्रियां और बच्चियां हैं उसको सुविधा दे करके, आर्थिक सुविधा दे करके, न कि आरक्षण, आर्थिक सुविधा प्रदान करके उसको आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। और भारत को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए इस दिशा में लोगों के साथ सहयोग करना चाहिए सरकार को। मैं फिर इसके साथ ही बात करना चाहूँगा, जो मध्यम आय वर्ग के लोग हैं वो मध्यम में ही घिसे पिटे रहते हैं, अपना जीवन उनका इसी लीला में समाप्त हो जाता है। तो क्या भाई इनका गुनाह है जो मध्यम दर्जे के हैं? उनका कोई गुनाह नहीं है। चाहिए उनको मौका, और मौका उनको कम मिलता है। तो उनके प्रति जो है सहानुभूति रखते हुए सरकार को और सामाजिक संगठन को और सभी लोगों को, जो इतने भी जनप्रतिनिधि हैं, इस चीज़ को ध्यान रखें। जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनका भी विकास हो, उनका जो है टैक्स का बोझ कम पड़े और उनका आर्थिक डेवलपमेंट हो, और वो भी अपने सम्मान के साथ जी सकें। और उनका जो है इनकम टैक्स या और भी टैक्स के जो है वो दायरे में उसका मिनिमम रखना चाहिए। और जो विलासिता का वस्तु है उस पर में टैक्स बहुत कीजिए। जो महंगी गाड़ियां हैं उस पर में कीजिए। बड़े बड़े हॉस्पिटल है उस पर में बहुत टैक्स लगाइए। बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं,
उस पर में टैक्स बढ़ाइए, न कि निम्न लोगों को, असामान्य वर्गों को समान रूप से टैक्स या लेने का प्रयास करते हैं। ये कदापि उचित नहीं है। देश का भला नहीं होने वाला है, न लोगों को भला होने वाला है, और लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और सत्ताधारी राज करते रहेंगे, अपने लोकतंत्र में राजशाही बनाए के रहेंगे। तो ये मेरी अपेक्षा है आप लोगों से, जो आप लोग इस चीज़ को शेयर करें, फॉरवर्ड करें और अत्यधिक लोगों तक पहुंचाएं। यदि मेरी बातों से आप सहमत हो तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और आप लोगों से अलविदा लेना चाहता हूं। तो आज के दिन, जो स्वतंत्रता दिवस के दिन, जो भारत माता की जय के साथ आप लोगों के साथ मैं वंदे मातरम। धन्यवाद।